सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। जी हाँ, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ विक्की रंजन और सक्सेस एरिया के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी की अगली कड़ी में आज आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 11वीं क्लास की ज्योग्राफी का जो चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने यह जाना था किस प्रकार से जब हमारे सामने तकनीकी आई तो स्वतंत्रता जो है वह उसके तरफ हम लोगों ने अग्रसर हुआ और आज पूरी दुनिया पर, पूरे सर्वत्र पृथ्वी पर अपनी छाप जो है वह प्रकृति के समक्ष मनुष्य छोड़ता जा रहा है। दोस्तों, उसके बाद आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से मनुष्य जो है वह प्रकृति के साथ अपना सहसंबंध स्थापित करता है, कि क्या पृथ्वी जो है वह अपने अनुसार सारे मनुष्यों को रखती है या मनुष्य अपने अनुसार सारे पृथ्वी को रखता है, या फिर क्या होता है। ये सब सारे जो रहस्यमयी चीज़ें हैं, इससे आज पर्दा उठने वाला है। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप भी जानिए इन सारे रहस्यमयी सवालों का जवाब। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पृथ्वी के साथ सहसंबंध स्थापित कर मनुष्य जो है वह असीम संभावनाओं का सृजन किया। यहाँ तक हम लोग का हो चुका था। अब यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। जी हाँ, ये जो है इस प्रकार क्या बताया गया है कि मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभाव मानव के दर्शन होते हैं, यानी मानव जो है वह प्रकृति को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, वैसी प्रकृति से हम जो है वह रूबरू होते हैं, या मानव की जो गतिविधियां हैं प्रकृति के ऊपर, उसको भी हम लोग जानते हैं। भूगोल इसी अंतर प्रक्रियाओं के संबंध का अध्ययन करता है, यानी भूगोल जो है वह बीचों बीच का अध्ययन करता है कि पृथ्वी के साथ मनुष्य जो है वह कैसा संबंध स्थापित कर रहा है और पृथ्वी जो है वह मनुष्य के मुताबिक कैसा संबंध स्थापित कर रही है। तो दोनों के बीच कि दोनों जो है वह एक मायने में दोनों एक दूसरे से संबंध स्थापित करते के रखा हुआ रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों भूगोल। और ये जो है सीधा सा हम लोग बोल सकते हैं कि भूगोल जो है वह प्रकृति और मानव दोनों के बीच अंतः प्रक्रियात्मक संबंध जो है वह स्थापित करने का काम करता है और इसी का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए। क्या हुआ, जब परिवहनों का विकास हुआ, संचार के साधन आए, तब क्या हुआ कि हमारा जो पूरा पृथ्वी था उसमें एक जाल सा बन गया। हम लोग कहीं भी जा सकते थे और जो भी सारी चीज़ थे उसको मैंने क्रमानुसार करना सुनिश्चित किया, पदानुक्रमित करना सुनिश्चित किया, क्रम में सजाना शुरू किया कि किस चीज़ को हम लोग जो है वह पहले रखें, किसको बाद में रखें, ये सब सारी चीज़ों को। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन और संगठन का अध्ययन करता है। और इतना होने के बाद जो है वह सारे क्षेत्र समाकलित हो गए, एक में जमा हो गए, संगठित हो गए, मिल गए। और यही भूगोल जो है वह यही सारी चीज़ों को, ये जो मिले हुए चीज़ हैं, इसका संपूर्ण अध्ययन करता है कि जितने सारे जो हमारी पृथ्वी है उस पर कहाँ कहाँ पे लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, एक दूसरे से कैसे संबंध स्थापित करते हैं, जो पृथ्वी है वह मानव के साथ कैसे संबंध स्थापित करती है, ये सब सारी चीज़ों का संगठन, समाकलन का अध्ययन जो है वह भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। यह कौन कौन सा 3 सवाल है? तो भूगोल जो है वह, अगर हम लोग कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। यानी भूगोल जो है, अगर हम लोग वैज्ञानिक विषय के रूप में इसकी तुलना करें, इसको अगर लेकर के चलें, तो यह जो है क्या प्रश्न का उत्तर देने का चेष्टा करता है कि क्या, मतलब अगर किसी से कोई भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या है, आखिर भूगोल जो है वह क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी से जुड़े हुए जितने सारे भौतिक वातावरण या फिर जो भी हैं वो सब क्या है, तो यह जो है क्या का उत्तर देने की चेष्टा करता है। दूसरा जो है, क्या प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के विवरण से संबंधित होते हैं, जो कहाँ प्रश्न से संबंधित होते हैं। यानी पहला हम लोग देखें कि यह क्या का उत्तर देने की कोशिश करता है। दूसरा कहाँ, अगर हम लोग क्या पूछ रहे हैं तो कहाँ, ये सब सारी कुछ जो है वह कहाँ पे हो रहे हैं, अधिक वर्षा कहाँ पे हो रही है, अधिक वन कहाँ पे पाए जा रहे हैं, ये सब जो है वह पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के विवरण से संबंधित कहाँ का जो है प्रश्न, उसका उत्तर देने की कोशिश करता है।
अगर सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में से प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के विवरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है तो इन प्रश्नों से कौन सा तत्व कहाँ स्थित है से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती है। औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा। औपनिवेशिक काल का मतलब कि जिस समय हमारा भारत जो है वह अंग्रेजों के गुलाम था, तो उस समय से ही ये जो है सूचनाबद्ध होना शुरू हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो है वह स्टार्ट हुई। इन दो प्रश्नों में तीसरे प्रश्न जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। और ये हम लोग अभी तक देखा कि क्या और कहाँ, सिर्फ क्या और कहाँ का जवाब देने से ये जो भूगोल है इसको हम लोग वैज्ञानिक विषय के रूप में शामिल नहीं कर सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वह हासिल नहीं कर सकता है। तो फिर क्या और कहाँ के अलावे क्या चीज़ होना चाहिए, तो ये दोनों के बीच होना चाहिए। आखिर क्यों? ठीक है, ये दोनों के बीच होना चाहिए क्यों। तो यह तृतीय प्रश्न व्याख्या करता है तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्यकारण संबंध से जुड़ा हुआ है कि भूगोल का यह पक्ष जो है वह क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है, यानी क्या हुआ, कहाँ हुआ और वहाँ पे हुआ तो फिर क्यों हुआ। अगर ये तीनों चीज़ें शामिल है, क्या, कहाँ और क्यों, इस तीनों सवालों के जवाब जो है वह अगर देने का प्रयास किया जा रहा है किसी विषय में, तो उसको हम लोग वैज्ञानिक विषय या फिर जो विज्ञान का विषय है उसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। और भूगोल भी था तो ये भी तीनों सवालों का जवाब जो है वह देने की कोशिश करने लगा, देने का जो है प्रयास करना शुरू किया, दिया, और दिया जब तब इसको भी हम लोग विज्ञान विषय के रूप में शामिल कर लिए। एक विषय के रूप में भूगोल का एक क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। भूगोल जो है वह सारे अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के अंदर क्रोड का भी अध्ययन करता है, पृथ्वी के बाहर जो भी है उसका अध्ययन करता है। इस क्षेत्र में तथ्यों के विवरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उनके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। यानी अगर कोई भी विषय हमें यह जानकारी दे रहा है कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये तीनों के बीच जो अंतर संबंध स्थापित करने का काम है वह किसका है? भूगोल का है। वह तीनों के बीच अंतर संबंध जो है वह स्थापित करने का काम करता है, साहचर्य स्थापित करने का काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि भूगोल एक समाकलन, इंटीग्रेटिंग विषय के रूप में कैसे है। समाकलन का मतलब होता है एक सब टोटली मिला करके। इंटीग्रेटिंग विषय को कैसे बोला जाएगा, क्यों बोला जाएगा? भूगोल एक संश्लेषणात्मक सिंथेसिस विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। यानी हम लोगों ने जाना कि भूगोल जो है वह क्षेत्रीय अध्ययन से संबंधित है। जो क्षेत्र की विशेषताएं हैं उसको हमें बताने की कोशिश करता है, उसको सूचीबद्ध करने की कोशिश करता है। उसके बाद तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। यहाँ पे एक बहुत ही शानदार वर्ड आया है, बहुत ही सुंदर वर्ड आया है जिसको अंडरलाइन करना जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भूगोल जो है वह संश्लेषणात्मक विषय है जो किसका संश्लेषण करता है, तो क्षेत्रीय संश्लेषण करता है। और इतिहास जो है वह कैसा संश्लेषण करता है? कालिक संश्लेषण करता है, यानी कालों का संश्लेषण करता है। इसके जो उपागम है उसकी अगर हम लोग बात करें, इसके उपागम जो है वह प्रकृति समग्रात्मक यानी होलिस्टिक जिसको बोला जाता है, संपूर्ण होता है, पूरा पूरा होता है। यह एक तथ्य को मानता है कि विश्व पर एक परस्पर निर्भर तंत्र है। यह क्या बताता है कि विश्व एक परस्पर जो है वह निर्भर तंत्र है, यानी विश्व के सारी चीज जो है वह एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, परस्पर निर्भर रहते हैं। आज वर्तमान विश्व में एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन का मतलब क्या हुआ कि सारी विश्व जो है वह एक पास, अगर किसी से भी कोई भी चीज़ की जरूरत है तो हम लोग दूसरे देशों से सहायता ले सकते हैं। तो पूरा जो वैश्विक ग्राम है इसका प्रतिबोधन जो है वह कौन करता है? तो आज का विश्व, वर्तमान विश्व करता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई है। यानी परिवहन का बेहतर जो है वह साधन बढ़ा, जाने की जो सुविधाएं बढ़ी, इसके कारण दूरियां जो है वह सिमट कर रह गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। सर्व दृश्य माध्यमों एवं सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया। आज के युग में अगर हम लोग देखें तो ऑडियो विजुअल मीडिया जो है वह हमें इतना ज़्यादा आंकड़ा जो है वह हमें देने के प्रयास किया है, सूचना तकनीकी से जोड़ने का प्रयास किया है कि आज जो है हम लोग बहुत ज़्यादा समृद्ध बन गए हैं। कोई भी सूचना जो है वह हमें चंद सेकंडों पर प्राप्त हो जाती है, चाहे हम कहीं भी रहें, कितना दूर भी न रहें। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्राचल जिसको पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण से बेहतर अवसर प्रदान किए।
भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों में अंतरपृष्ठ संबंध है। यानी भूगोल जो है वह सारी विषयों के साथ अंतरपृष्ठ इंटरफेस आंतरिक रूप से वह संबंध स्थापित करता है, संबंध रखता है, किसी न किसी रूप से एक दूसरे से संबंध रखता है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है अर्थार्थता को ज्ञात करना, यानी जो अभी तक नहीं मिला है उसको खोजना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है, और यही जो भूगोल है वह उसको पाने में, कि जो चीज़ प्राप्त नहीं हुआ है उसको खोजने में यह जो है बहुत ही ज़्यादा सरल बनाता है, बोधगम्य बनाता है, मदद करता है। रेखा चित्र 1.1 की बात करता है कि भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध को दर्शाता है। चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं रेखा चित्र 1.1। यह जो है भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध कैसे दर्शाता है। ये आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा होगा 1.1 का, और इसमें अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो भूगोल का क्षेत्र हमें दिखाई देता है कि भूगोल का क्षेत्र जो है वह कहाँ कहाँ पे बटा हुआ है, किस किस क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि जल विज्ञान जो है, समुद्र विज्ञान में भी इसका क्षेत्र है, मृदा विज्ञान में भी, वनस्पति विज्ञान में भी, प्राणी विज्ञान में भी, पारिस्थितिक विज्ञान में, पर्यावरण भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ये सब सारी चीज़, मौसम विज्ञान, भू विज्ञान, गणित और खगोलिकी, आर्थिक सांख्यिकी, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ये सब सारे ही कुछ जो है। उसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, भौगोलिक चिंतन, सांस्कृतिक भूगोल। ये सारी चीज़ जो है वह किसके अंतर्गत है दोस्तों? तो भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत है। और भूगोल जो है वह इन सारे विषयों के साथ किस प्रकार से अंतर संबंध स्थापित करता है, ये इस चित्र में दिखाया गया है। इसकी जो संपूर्ण जानकारी है, इसकी विस्तृत जानकारी जो है वह हम इसी पाठ में पढ़ेंगे, आगे पढ़ना है। तो अभी हम लोग फिर से पुनः वहीं पे पहुंचते हैं जहां पे हम लोगों को बोला गया था कि चित्र 1.1 देखिए। अब 1.1 देखने के बाद हमें समझ में आ गया कि यह जो है किन किन विषयों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हुए हैं, और विज्ञान से संबंधित जितने सारे विषय हैं वो सभी किससे जुड़े हुए हैं? भूगोल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता की समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित करता है। यह जो है भूगोल के बारे में बताया गया कि भूगोल जो है सिर्फ एक दूसरे स्थान से, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में सिर्फ तथ्यों की भिन्नता की ही बात नहीं करता है, बल्कि उनमें क्या समानताएं हैं और उस समानता को कैसे समाकलित किया जाए, कैसे एक पास किया जाए, उस सब सारी कुछ जो है वो इस भूगोल के अंतर्गत दर्शाया जाता है। भूगोलवेता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है। अगर कोई भूगोलवेता है तो ये सारी क्षेत्रों में वह जो है व्यापक समझ रखेगा, तभी वह भूगोलवेता कहा जा सकता है। अन्यथा अगर एक क्षेत्र में उसकी जानकारी है तो क्या वह सही से जानकारी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और सही से जानकारी नहीं दे पाएगा तो उसका आंकड़ा जो है वह गलत हो जाएगा, गलत होगा तो गलत पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर कोई भूगोलवेता है तो संबंधित जितने सारे उसके क्षेत्र हैं उसमें व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। यह जो है इतिहास की घटनाओं को भी प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी एवं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान, विशेषकर पिछली शताब्दी में अगर हम लोग चले जाएं, तो कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया, कि जो बड़े स्थान थे उसको छोड़ दिया जाए, जो छोटे स्थान है उससे अगर हम लोग लड़ाई के लिए प्रवेश करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। मतलब बहुत सारी चीज़ों में भूगोल जो है वह उन्हें सहायता प्रदान किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा। और अगर हम लोग देखें तो वैसे क्षेत्र जिनका समुद्री सीमा जो था बहुत ज़्यादा लंबा था, बहुत ज़्यादा उस जगह पे जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा समुद्री सीमा को पार करके जाना पड़ता था, तो वह क्षेत्र जो था वह अतिक्रमणवादियों से, आक्रमणकारियों से वह जो है वह वंचित रहा। क्यों वंचित रहा? क्योंकि दुश्मन जो है उसको पहुंचने के लिए ज़्यादा समय व्यतीत होता, ज़्यादा संसाधन जो है खपत होता, इसके कारण वह जो है नहीं जा पाते। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचना करें तो उनमें से प्रत्येक को भौगोलिक व्याख्या जो है वह आसानीपूर्वक की जा सकती है। भारत की बात करते हैं। भारत में हिमालय एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है। आप लोग जानते हैं कि हमारा हिमालय जो है
वह इतना ऊंचा है कि उससे अगर कोई दुश्मन जो है पार होना सोचे तो उसके लिए वह जो है बहुत ही आसान काम नहीं रह जाएगा। परंतु उसमें जो विद्यमान दर्रे हैं उसकी अगर हम लोग बात करते हैं कि उसमें जो विद्यमान दर्रे हैं, वह विद्यमान दर्रे जो है वह किस प्रकार से हमारे दुश्मनों को अंदर आने में सहायता प्रदान करता है, इसकी भी बात करते हैं। हिमालय के जो दर्रे थे वह मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रवचकों को मार्ग की सुविधा देते रहे। सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे। नौ संचालन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की। ये जो है नौ संचालन नेविगेशन, इस तकनीक ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई ऐसे देशों को उसका उपनिवेशीकरण करने में सहायता दिया, उसको जो है उसको गुलाम बनाने में सहायता प्रदान किया, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली, समुद्र के माध्यम से उसको रास्ता मिल गया। यानी अगर एक तरफ हम लोग देखते हैं तो प्रकृति जो है वह हमें जिस प्रकार दुश्मनों से बचाती है, और कहीं कहीं वह जो है वह दुश्मनों के लिए एक आसान सा मार्ग तैयार कर देती है। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, और यह जो भौगोलिक तथ्य है वह अपरिवर्तनशील नहीं होता है, यह समय के साथ परिवर्तित होते रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या जो है वह की जा सकती है। जैसे भूआकृतिक, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय और सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्भर लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग अस्थान ब स्थान से 15 किलोमीटर दूर है, जिसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि अस्थान ब से 2 घंटा दूरी है। यानी अगर हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी की बात करते हैं तो विकल्प के रूप में हम लोग यह भी बता सकते हैं कि वह जो है 2 घंटा में ही हवाई जहाज की यात्रा से आसानी पूर्वक किया जा सकता है उसकी दूरी तय, या फिर 17 घंटा दूर है। यदि हम लोग कोई रेल से जा रहे हैं तो बता देंगे कि हाँ लगभग 17 घंटा जो है वह लग सकता है। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी भौगोलिक अध्ययन का जो चतुर्थ आयाम है वह क्या है, एक समय है। समय के माध्यम से ही हम लोग उस क्षेत्र की विस्तृत जानकारी जो है वह प्राप्त करने में मदद करती है। जैसे कि अगर हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं होता है, तो मैं जो हूँ वहाँ पे उस बचे हुए समय का उपयोग जो है उसकी अध्ययन में करूँगा, उसके समक्ष विश्लेषण में करूँगा। कृपया 3 अन्य आयामों के उल्लेख कीजिए। रेखाचित्र 1.1 के विभिन्न जो 3 आयाम है उसका उल्लेख करना है। विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित करता है। यह संबंध 2 खंडों में रखा जा सकता है। अब ये 2 खंड कौन कौन से हैं? भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान। पहला क्या है दोस्तों? भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान। उसके बाद दूसरा जो है भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान। ये दोनों को देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसे कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है प्राकृतिक विज्ञान के अंतरापृष्ठ है। ये सब प्राकृतिक विज्ञान का ही एक अंतरपृष्ठ है। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। ये सब जो है सारे मृदा विज्ञान से, उसके बाद मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, ये सब सारी चीज़ों से संबंधित है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट संबंध है। यानी ये जो है हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि ये जो है भौमिकी, मौसम वगैरह जो है वह मृदा विज्ञान से संबंधित है। उसके बाद भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु, मृदा भूगोल, ये सब जो है वो प्राकृतिक विज्ञान से निकट संबंध रखता है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जो जिससे सूचनाएं प्राप्त कर रहा है, जिससे उसको डेटा मिल रहा है, जिससे उसको सारे समस्याओं का हल मिल रहा है, वह उसके अंतर्गत रखा जाता है। जैव भूगोल वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। देखिए यह जो है ये सब जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र जो है, जीव विज्ञान, ये सब पारिस्थितिकी से बहुत निकट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थैतिक जो निकेत है उसमें निवास करता है, कि मानव जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थिति में निवास करता है, और उन सारी चीज़ों को अगर हम लोग मिला करके देखें तो वह जो है भूगोल के अंतर्गत ही आता है। एक भूगोलवेता को गणित एवं कला विशेषता मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए।
अगर कोई भूगोलवेता है, भूगोल का विद्यार्थी है, तो उसको गणित भी आनी चाहिए, कला भी आनी चाहिए और विशेषकर मानचित्र का रेखांकन यानी मानचित्र बनाने में ये सब में निपुण होना चाहिए। भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है, जो अक्षांश एवं देशांतर के विवरण जो है वह प्रस्तुत करता है। पृथ्वी का आकार भूआब है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पृथ्वी का आकार जो है वह कैसा है, भूआब है। परंतु भूगोलवेता का मूल उपकरण मानचित्र है, और अगर हम लोग भूगोलवेता का मूल उपकरण मानते हैं तो क्या है दोस्तों, मानचित्र है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भूगोलवेता का मूल उपकरण क्या है, मानचित्र है, जो द्विआयामी प्रदर्शन करता है। यानी जो मानचित्र है वह 2 डायमेंशनल होता है, और जो हमारा ग्लोब है वह 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ कि जिसका हाइट भी हो, उसके बाद जिसका सतह भी हो, जिसकी गहराई भी हो। लेकिन अगर हम लोग एक कागज़ की बात करते हैं तो क्या कागज़ में गहराई पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। और जिसमें गहराई नहीं पाया जाता है, जिसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं, उसको 2 डायमेंशनल बोलते हैं। तो यह मानचित्र जो है वह द्विआयामी 2 डायमेंशनल प्रदर्शित करता है। भूआब को द्विआयामी में परिवर्तित करने का समाधान लेखाचित्रीय गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त हो सकता है। और ये सब सारी चीज कि पृथ्वी का एक अगर फिगर हम लोग बना रहे हैं, 2 डायमेंशनल में दिखा रहे हैं, तो कैसे दिखाएंगे, इसके लिए अलग अलग प्रोजेक्शंस का प्रैक्टिकल जो है आप लोगों को करना पड़ेगा। प्रोजेक्शंस बनाने पड़ते हैं, पॉलीजेनिथल जो प्रोजेक्शन है वो सब सारा जो है वह मेरे इस यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है। तो आप प्रक्षेपण को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रक्षेपण से किस प्रकार का जो हमारा पृथ्वी का मानचित्र है वह कैसे तैयार किया जाता है। रेखात्मक तथा परिमाणात्मक तकनीक से गणित, सांख्यिकी एवं अर्थमिति में प्रवीणता की आवश्यकता होती है। ये सब सारी चीज़ों में एक भूगोलवेता को निपुण होना चाहिए। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। मानचित्र जो है वह किसके द्वारा तैयार किया जाता है, कलात्मक कल्पना द्वारा। खाका, स्केच, और ये सब जो है सबसे पहले स्केच, उसके बाद मानस आता है मेंटल। मानचित्र एवं मानचित्र कला, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफिक वर्क हेतु कला में निपुणता जो है वह आवश्यक है। भूगोलवेता के लिए कौन कौन सी सारी चीज़ें आवश्यक है कि भूगोलवेता को किन किन सारी चीज़ों में निपुण होना चाहिए, ये सब सारा कुछ जो था वह मैंने भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत देखा। अब हम लोग भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान को देखने की कोशिश करते हैं। भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान, रेखा चित्र में प्रदर्शित प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा से अंतरपृष्ठ संबंध है। कि हम लोग जो फोटो देखा 1.1 में, उसमें प्रदर्शित जितने सारे सामाजिक विज्ञान हैं उसका भूगोल की एक शाखा के साथ किस प्रकार से इंटरफेस रखता है, संबंध रखता है। भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। भूगोल और इतिहास जो है उसका विवरण हम लोगों ने पहले ही दिया कि भूगोल जो है वह क्षेत्रीय संश्लेषण करता है, तो इतिहास जो है वह कालिक संश्लेषण करता है। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है जो उस विषय के मूल आधार होते हैं। दर्शन का मतलब अलग अलग आदमी का जो देखने का नजरिया है वह अलग अलग होता है। वैसा ही अलग अलग विषय का जो दर्शन है वह अलग अलग है, और लेकिन ये जो विषय है उसका मूल आधार कुछ न कुछ होता है। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान कर उसके क्रमशः विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मातृशाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय अथा समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जननांकिकी, उसके बाद सामाजिक अर्थता का अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। ये सब सारे भूगोल जो हैं, जितने सारी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, सब भूगोल के अंतर्गत ही आता है। और भूगोल का कहीं ना कहीं ये जो है एक पार्ट है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषताएं मिलती है। सब में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, स्थानिक विशेषता पाया जाता है। और स्थानिक विशेषता के कारण ही यह जो है वह भूगोल का अलग अलग पार्ट जो है वह बांट करके हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या प्रभुसत्ता का विश्लेषण है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र जो है वह अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं जैसे उत्पादन, विवरण, विनिमय और उपभोग की विवेचना करता है। सारी चीज जो है अर्थशास्त्र जो है वह उत्पादन से संबंधित व्याख्या करेगा, विवरण से, विनिमय से कि कितना उत्पादन हो रहा है, कितना बेच रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, ये सब सारा कुछ करेगा। राजनीतिक जो है वह क्या करेगा, तो हमारे क्षेत्र की जो राजनीतिक इकाई है उसके बारे में बात करेगा। उसके बाद जितने सारे जो अलग अलग विषय हैं, राजनीतिक शास्त्र जो है वह जनसंख्या, ये सब सारी चीज़ की बात करता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है, अतएव वहां आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है। जो उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जानने से निकटता से जुड़ा हुआ है। यानी ये जो जनसंख्या भूगोल है वह हमारे पास जो भी जननांकिकी होता है, जो भी हम लोग डेटा तैयार करते हैं, जो भी हम लोग सर्वे करते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। और इस सारे कुछ से पता चलता है कि भूगोल जो है वह प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अध्ययन के विधि तंत्र एवं उपादानों का अनुसरण करता है, जो इसे अन्य विषयों से पृथक करता है। और यह जो है वह इस अध्ययन में जितने सारे इसके उपादान हैं उसका अनुसरण करता है, उस विधि तंत्र की अनुसरण करता है। इसीलिए यह जो है वह अन्य विषयों से अलग रखा गया है। इसका अन्य विषयों की परासरणी संबंध है, ऑस्मोटिक संबंध है, जबकि अन्य सभी विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। ये बताया कि जितने सारे विषय हैं सबके साथ इसका संबंध है, जबकि जितने सारे विषय हैं वह सबका अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। और भूगोल जो है वह सारे का अध्ययन करता है, सबसे कुछ न कुछ डेटा को यह जो है कलेक्ट करता है और उसका अध्ययन करता है। भूगोल व्यष्टिपरक सूचनाओं के बहाव का अवरोध नहीं करता। जैसे कि शरीर में सभी कोशिकाओं की एक झिल्ली द्वारा पृथक पहचान होती है, परंतु रक्त का बहाव अवरुद्ध नहीं होता। भूगोलवेत्ता सहयोगी विषय से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़े का प्रयोग किसी करते हुए क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में उसका संश्लेषण करते हैं। बताते हैं कि जिस प्रकार से कि हमारी जो कोशिका है उसमें कोशिका झिल्ली रहते हुए भी ब्लड जो है वह किसी से भेदभाव नहीं करती है, सारे में जाती है, उसी प्रकार भूगोल जो है वह सारे से डेटा को कलेक्ट करता है, सारे विषयों से वह डेटा को कलेक्ट करता है, उसका संश्लेषण करता है और इसकी जानकारी जो है वह सारे विषयों तक पहुंचाती है, ताकि उसका संश्लेषण जो है वह उसके परिप्रेक्ष्य में किया जा सके। मानचित्र भूगोलवेताओं का बहुत प्रभावशाली उपकरण होता है। मानचित्र हम लोगों ने देखा कि मानचित्र जो है वह पहला उपकरण होता है किसी भी भूगोलवेता का, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिरूप को प्रकाश में लाने के लिए सारणीबद्ध आंकड़ा जो है वह दृश्य रूप से परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों, यह जो हम लोगों ने मानचित्र को देखा, इसके संबंध में यह क्या बताता है कि जो भी हम लोगों ने देखा अपने अगल बगल में, जो भी हम लोगों ने देखा, जैसा देखा, जिस प्रकाश में देखा, उसी चीज को एक कागज में अगर हम लोग दर्शा देते हैं तो उसे ही कहा जाता है मानचित्र। और यह जो है वह एक भूगोलवेता के लिए अति महत्वपूर्ण साधन होता है, एक बहुत ही प्रभावशाली उपकरण होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग ये जो अगला टॉपिक है हमारा भूगोल की शाखाएं जो है इसकी चर्चा करेंगे। और यह जो है इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भूगोल की किन किन शाखाओं के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में इस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।